रहीम। देखें, हमारा डे वन से जो एफ़र्ट है या कोशिश है वो ये है कि हम लोग इस इंटरव्यू की प्रिपरेशन जो है उसको जिस भी अंदाज में जहाँ से भी जो डाटा जो भी शेयर कर रहा है या जो भी उसको इनिशिएट या ओरिजिनेट कर रहा है, हम ज़्यादा से ज़्यादा अपना नॉलेज बेस को बढ़ा लें और टेक्निकली साउंड हो जाएं। ठीक है। जो बाकी चीज़ें हैं छोटी मोटी या जो आपकी अपनी क्वालिफिकेशन बेस्ड हैं उनके ऊपर भी एक जनरल डिस्कशन एक लेक्चर में हो जाएगी, वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये माजिद ने बड़ी अच्छी एक्टिविटी की थी कि इंटरव्यू क्वेश्चंस कुछ उसने उठाए हैं, इकट्ठे किए हैं। इसी तरह एक दो और ग्रुप्स मेरी नज़र से गुजरे। एक मेरे अपने बैचमेट्स भी हैं, एक दो जो बल्कि तीन चार हैं जो कि मुख्तलिफ ये क्लासेस ले रहे हैं। तो आई थॉट कि ये जो इन्फॉर्मेशन है बड़ी मज़ेदार है, बड़ी ज़बरदस्त है। ये हमें थोड़ा सा ये भी अंदाज़ा देती है कि हमसे क्वेश्चंस जो हैं वो सिर्फ देखें टेक्निकल वो नहीं है जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, सेल्स टैक्स एक्ट और फेडरल एक्साइज में आ रहा है। इकोनॉमी से रिलेटेड भी तो जनरल क्वेश्चंस है ना। रोल ऑफ टैक्सेशन जो है इकोनॉमी में वो भी एक रेलेवेंट एरिया है। तो हम जो हैं अब आते हैं क्वेश्चंस की तरफ विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम। ये स्टार्ट हो रहा है जी। इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि इनकम टैक्स जो इंस्पेक्टर है उसकी क्या ड्यूटीज़ हैं। अच्छा, नंबर वन, इट विल बी बेस्ड ऑन योर पोस्टिंग। आपकी पोस्टिंग क्या है या कैसे हुई है। इनकम टैक्स जो इंस्पेक्टर है वो मेंबर्स जो हैं उनके साथ भी पोस्टिंग है उसकी। चीफ कमिश्नर्स के साथ भी पोस्टिंग है, कमिश्नर ऑफिस में भी पोस्टिंग है, एडिशनल कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर और आईआरओ, ये तीनों यूनिट ऑफिसर कहलाते हैं। तो यूनिट ऑफिसर्स के साथ भी उसकी पोस्टिंग है। तो ये जो पोस्टिंग्स मुख्तलिफ हैं, ये मुख्तलिफ रोल्स जो हैं वो इंस्पेक्टर्स के रिक्वायर करती हैं और ड्यूटीज़ रिक्वायर करती हैं। अब अगर आप यूनिट में पोस्टेड हैं तो ऑडिट, एनफोर्समेंट और लीगल, ये तीन चार्जेस पहले अलग-अलग तीन इंस्पेक्टर्स के पास या ऑफिसर्स के पास हुआ करते थे। अब ये एक ही यूनिट में एक ही यूनिट ऑफिसर के पास आ गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि ऑडिट, कंडक्ट ऑफ ऑडिट, एनफोर्समेंट ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, सेल्स टैक्स एक्ट और फेडरल एक्साइज एक्ट, एंड जो आपकी अपील की फाइलिंग है, लीगल स्टेटस ऑफ अ केस जो आप केस बनाते हैं ऑडिट करके और उसमें आप 122 का ऑर्डर पास करते हैं, उसके ख़िलाफ़ आप या आपके ख़िलाफ़ महकमे के अगली पार्टी जो है वो चली जाती है कमिश्नर अपील के पास। कमिश्नर अपील के जो केसेस का स्टेटस है, अब उसने फ़ैसला किया, क्या फ़ैसला किया। अगर महकमे के ख़िलाफ़ हुआ है वो फ़ैसला तो महकमा उसके ख़िलाफ़ ट्रिब्यूनल में जाता है। अगर पर्सन के ख़िलाफ़ होगा तो वो पर्सन जो है टैक्स पेयर है वो ट्रिब्यूनल में चला जाएगा। फिर उसके बाद हाई कोर्ट में रेफरेंस है और फिर उसके बाद रेगुलर जो प्रोसीजर है कि लीव टू ग्रांट जो है अपील के लिए आप सुप्रीम कोर्ट से लेंगे और सुप्रीम कोर्ट तक केसेस जाते हैं। तो वो सारा काम भी जो है वो इंस्पेक्टर की जिम्मेदारी है लीगल में कि उसने उसके लीगल का रजिस्टर और उसका स्टेटस को मेंटेन करके रखना है। पहले ये तीन डिफरेंट फॉर्मेशन होती थी। ऑडिट के लिए अलहदा से एक एडिशनल कमिश्नर होता था और इन्फोर्समेंट के लिए अलहदा से एडिशनल कमिश्नर की रेंज होती थी। लीगल का एडिशनल कमिश्नर अलहदा होता था, इवन कमिश्नर लीगल या डायरेक्टर लीगल भी अलहदा होता था। अब जो है वो एक ही यूनिट के ऑफिसर के पास ये तमाम तर जिम्मेदारियां हैं कि उसने अपना ऑडिट, एनफोर्समेंट और लीगल तीनों मामलात को देखना है। तो किसके थ्रू देखना है? इंस्पेक्टर के थ्रू देखना है। जब आपने इंस्पेक्टर के थ्रू देखना है तो ये इंस्पेक्टर की ड्यूटीज़ को अगर हम एनुमरेट करेंगे तो नंबर वन पे क्या है? ऑडिट, नंबर टू एनफोर्समेंट और नंबर थ्री लीगल जो प्रोसीडिंग्स हैं उनका स्टेटस, ये भी उसने मेंटेन करना है अपने पास, रजिस्टर्ड मेंटेन कर रहे होना। नब उसके बाद अगर आप फर्दर मूव करें तो रिकवरी ऑफ टैक्स है कि जो ऑडिट में रिकवरी निकाली गई है वो रिकवरी करना। रिकवरी की सेक्शन 138 से लेके 139, 40, 41, 2, 3 उसमें मुख्तलिफ तरीके कार बताए गए हैं कि आप किस तरह से रिकवरी कर सकते हैं। तो वो तमाम तर रिकवरी करना जो है वो भी इंस्पेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी में है। तो अभी तक हमने जो पढ़ा उसमें इंस्पेक्टर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उसमें ऑडिट कंडक्ट करना, कंडक्ट ऑफ ऑडिट, इन्फोर्समेंट ऑफ दी स्टैच्यूट्स, लॉज जो कि आपके इंडियन रेवेन्यू सर्विस को आते हैं, तीनों के मैं बार बार नाम लेता रहता हूँ। इनकम टैक्स है, सेल्स टैक्स है और फेडरल एक्साइज है। अच्छा, उसके बाद जो अगली चीज़ है वो ये है कि आपने लीगल का भी स्टेटस रखना है अपने पास कि लीगल प्रोसीडिंग्स वगैरह जो हैं, जो आपके ख़िलाफ़ अपीलें हुई हैं, उनका क्या स्टेटस है। जैसे ही असल में इसमें ये बात होती है कि जैसे ही कोई एपेलेट फोरम जो है
वो कोई ऑर्डर आपका टर्न डाउन करता है या आपके खिलाफ फैसला कमिश्नर अपील ने किया हुआ है महकमे के खिलाफ, तो महकमा अपील में चला गया ट्रिब्यूनल में। ट्रिब्यूनल जैसे ही फैसला करता है तो बीच में छोटा सा गैप होता है, उस गैप में आपने जाके उसका बैंक अटैच करना है और वहाँ से पैसे निकाल के चेक बनवा के ले आना है और वो चेक जो है वो आपने आके गवर्नमेंट ट्रेजरी में जमा करवा देना। तो ये एक बहुत छोटा गैप होता है। अगर आप अपडेटेड नहीं होंगे, इनको सबको इकट्ठा एक जगह में करने की वजह भी थी कि आपस में एक इंस्पेक्टर कहता था मुझे पता ही नहीं है, मुझे बताया ही नहीं है, मुझे लीगल की डिमांड नहीं आ रही। तो ये FBI रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ चेंज करता रहता है। तो इस वक्त यूनिट में जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो इंस्पेक्टर के पास ये वाली हैं जो हमने अभी डिस्कस की हैं। इसके बाद अगर वो रेंज में मौजूद है तो उसने तमाम तर जो ये उसके नीचे यूनिट्स हैं, अगर एक रेंज में 3 ऑफिसर्स हैं, डिप्टी कमिश्नर्स हैं या असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं, तो उसने उस रेंज का डाटा कंपाइल करना है। उसकी जो मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट होती है, MPR का लफ्ज़ हम यूज़ करते हैं, मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट को कंसोलिडेट करना है। तीनों यूनिट्स का डाटा इकट्ठा करके एक जगह में लेके आना है। कोई इन्फॉर्मेशन ऊपर से आ रही है तो उसको तीनों यूनिट्स या चारों यूनिट्स जो रेंज में आ रही हैं उसको फ्लो देना है। तो इसमें आप ये देखिएगा कि IRO, असिस्टेंट कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर जो हैं ये यूनिट ऑफिसर्स होते हैं और ये यूनिट्स कहलाती हैं। फिर यूनिट के बाद रेंज होती है। एडिशनल कमिश्नर जो होता है वो रेंज को गवर्न कर रहा होता है, रेंज का ऑफिसर होता है, उसको मैनेज कर रहा होता है, उसको सुपरवाइज कर रहा होता है। रेंज लेवल के बाद फिर ऊपर जोन लेवल आ जाते हैं। जोन के अंदर कमिश्नर होता है। कमिश्नर के पास 2 या 3 रेंजेस हो सकती हैं। अभी मैं जहाँ पोस्टेड हूँ वहाँ पे हमारे जोन में 3 जो हैं वो रेंजेस हैं। मेरी पोस्टिंग इस वक्त जो है वो कमिश्नर ऑफिस में है, तो मेरा काम जो है वो कमिश्नर साहब को फैसिलिटेट करना है। यूनिट वाला कोई काम मेरे पास नहीं है। मैं इस वक्त कमिश्नर ऑफिस को फैसिलिटेट कर रहा हूँ। उसमें बोर्ड से इन्फॉर्मेशन आती हैं, चीफ कमिश्नर ऑफिस से डाटा इन्फॉर्मेशन आती है, नीचे की यूनिट्स और रेंजेस से डाटा इकट्ठा करना होता है, ओवरऑल जोन की कलेक्शन को देखना होता है, एग्जाम्पशंस जो जो चीज़ें कमिश्नर के अपने इख्तियार में हैं जो उसने डेलीगेट नहीं की हुई हैं उनको देखना होता है। तो अगर हम इन सारी गुफ्तगू को जो भी हमने की समराइज़ करें कि इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो यूनिट, रेंज और जोन्स, और उसके ऊपर अगर आप कमिश्नर चीफ कमिश्नर ऑफिस में बैठे हुए हैं तो जो कमिश्नर चीफ कमिश्नर को चंद पावर्स दी हुई हैं उसने, या एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स दी हुई हैं, तो वहाँ पे आप उसको एक्सरसाइज कर रहे होंगे। ठीक है जी। तो ये कुछ वो बातें हैं या वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो कि लॉ ने भी इंस्पेक्टर के ऊपर लगा दी हैं और लॉ के बाद जो है प्रैक्टिकली भी वो कर रहा है इस वक्त उनको। और इसका साइनिंग अथॉरिटी ये अभी इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में सिवाय चंद जगहों पे मामूली से मामले के अलावा ये नहीं है। लेकिन ऑर्डर शीट के ऊपर इंस्पेक्टर की इंस्पेक्शन के सिग्नेचर्स के बगैर मामलात आगे नहीं चलते। तो ये फाइनल ऑर्डर नहीं करता, लेकिन इसकी देखी हुई बात में एक प्रैक्टिकल बात आपको करूं कि जब मैं प्रैक्टिस करता था और सर्विस में नहीं था तो उस टाइम के ऊपर मुझे ये सिखाया गया था मेरे सीनियर्स की जानिब से कि जब आपने वहाँ जाना है तो आपने इंस्पेक्टर साहब को ये कहना है कि जी आपने गवाही मेरे हक में देनी है जब आप अंदर ऑफिसर के सामने जाएंगे, क्योंकि ऑफिसर डोंट हैव टाइम कि वो इतने बंडल्स जो हैं उन्हें खोले और खोल के स्क्रूटनाइज करे। इवन इंस्पेक्टर्स भी अपनी मर्जी पे करते हैं, को करता है को नहीं करता, लेकिन वो इंस्पेक्टर उसकी आंखें हैं ऑफिसर की। ठीक है ना जी। तो ये बड़ी क्रिटिकल और बड़ी क्रूशल आपकी पोजीशन है, आपकी जॉब है, जॉब डिस्क्रिप्शन है। इसके बाद एक आखिरी जो लाइन है ना वो हर जॉब डिस्क्रिप्शन में दी हुई है FBR में, चाहे वो चीफ कमिश्नर की है, चाहे वो कमिश्नर की है, चाहे वो एडिशनल कमिश्नर की है या इंस्पेक्टर की है, या इवन उसके नीचे भी स्पाई तक की। उसमें वो लिख देते हैं जी एनी अदर ड्यूटी असाइंड बाय जो आपका ऑफिसर है, मतलब आपका जो रिपोर्टिंग ऑफिसर है जिसको आप रिपोर्ट कर रहे हैं, जो आपका कंट्रोलिंग ऑफिसर है, वो आपको कोई भी ड्यूटी जो है वो असाइन कर सकता है। तो उसमें फिर कोई भी जो ड्यूटी है इट मस्ट बी लॉफुल, पहली बात ये है। नंबर 2, एज पर द लॉज हो, और फिर आपका अगले बंदे के साथ अच्छा रिलेशन हो तो यू गो बियॉन्ड द ड्यूटी एज वेल सम टाइम। अच्छा, मूविंग फॉरवर्ड, इसमें अगला क्वेश्चन जो इन्होंने पूछा है वो है पाकिस्तान के टैक्स सिस्टम में क्या कमी है। अच्छा देखें, पाकिस्तान का जो टैक्स सिस्टम है ना उसमें कमी से पहले बात यह कि हमने इम्प्रूवमेंट क्या क्या लाई है। कमियां थी, बहुत सारी थी, जिसमें ऑटोमेशन सबसे पहली चीज़ थी, हमने ऑटोमेशन कर दी हुई है। ऑटोमेशन बहुत ज़बरदस्त अंदाज में हो रही है। ब्रॉडनिंग द टैक्स बेस मसला था, ब्रॉडनिंग द टैक्स बेस के लिए इन्होंने एक डायरेक्टरेट जनरल बनाया, DG ऑफिस बनाया, और वो सेपरेटली सिर्फ टैक्स बेस को बढ़ाने का काम करता था। लेकिन फॉर सर्टन रीजंस उसको ख़त्म करके यूनिट में ही मर्ज कर दिया गया, जो कि कमी कर दी गई है। मैं कहूँगा कि जो BTB
ब्रॉडनिंग द टैक्स बेस का एक अलहदा डायरेक्टरेट जनरल बनाया गया था. इट मस्ट नॉट हैव बीन अबॉलिश्ड, इट मस्ट हैव बीन रिटेन्ड. और वो जो था मैं ये समझता हूँ कि रीसेंट पास्ट में वो एक कमी पैदा कर दी गई है जिसको हम दूर कर चुके हुए थे, उसको दोबारा पैदा कर दिया गया. अच्छा जी, मूविंग फॉरवर्ड पाकिस्तान के टैक्स सिस्टम के अंदर जो है वो बहुत सारे लूप होल्स हैं. लूप होल्स के अंदर ये है कि मैं टैक्स जब सिस्टम की बात कर रहे हैं ना, तो इट इज़ नॉट ओनली द टैक्स मैन एंड द टैक्स पेयर, इट इज़ द ब्रिज बिटवीन देम. हमारे यहाँ पे जो टैक्स बार्स हैं, हमारे यहाँ पे जो टैक्स के कंसल्टेंट्स हैं, और फिर जो अनक्वालिफाइड कंसल्टेंट्स हैं, ये बहुत बड़ी बात है कि आप देखें अदालतों में जाली वकील कम हैं और इनकम टैक्स की प्रैक्टिस करने वाले जो जाली प्रैक्टिशनर्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं. इट इज़ वेरी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन. जो आप अपने घर के फाइनेंसेस मामलात, अगर हमने किसी बंदे के बैंक की अटैचमेंट करनी होती है ना, हम ये देखते हैं यार इसका किस किस बैंक ने टैक्स काटा हुआ है. जिस बैंक ने टैक्स काटा हुआ है उस बैंक से जाके पैसे निकाल लेते हैं, बैलेंस पता कर लेते हैं. तो यू नो ईच एंड एवरी थिंग अबाउट अ पर्सन. अगर आपका उसकी वेल्थ स्टेटमेंट जो सेक्शन 116 ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के तहत फाइल होती है कि जिस भी बंदे ने रिटर्न फाइल करनी है 114 की, उसने 116 भी करनी है. पहले ये दो अलहदा स्टेटमेंट्स होती थी, 2019 से ये इकट्ठी इनकॉर्पोरेट हो चुकी हुई हैं. एक ही फॉर्म के अंदर आप ये आपकी मौजूद भी होती हैं और सबमिट भी होती हैं, लेकिन ये दो अलहदा सेक्शन हैं, सेक्शन 114 और 116, जिसके तहत ये रिटर्न ऑफ इनकम और वेल्थ स्टेटमेंट जाती है. वेल्थ स्टेटमेंट आप किसी की खोल लें, आपको पता है कि 30 जून को उसका बैंक के अंदर बैलेंस पैसे कितने थे, उसके पास कितनी गाड़ियां हैं, उसके घर कहाँ हैं, उनके घर के पते क्या हैं, उसकी ज़रूरी ज़मीन कहाँ है, उसके पास जेवर कितना है, उसके पास दीगर कुछ चीज़ें एग्जेजरेटेड भी होंगी लेकिन कुछ एब्सोल्यूट होंगी. तो यू गेट अ हेल ऑफ एन इन्फॉर्मेशन अबाउट अ पर्सन अगर आप उसकी इनकम टैक्स की सिर्फ जो सी है वो रिटर्न निकाल लेते हैं. ठीक है जी. तो ये जो पॉइंट है कि जी क्या कमियां हैं, उसमें आप ये देखें कि बीच में जो टैक्स कंसल्टेंट्स हैं वो दे आर पार्ट ऑफ द सिस्टम. फिर उसके अंदर ये है कि आपकी जो तालीमी निज़ाम है आपके एजुकेशन सिस्टम के अंदर, अनलेस यू डू आई कॉम, आपने टैक्सेशन के बारे में टेक्निकल नो हाउ 0% है आपकी. एंड हाउ नेग्लिजेंट ऑफ आवर एजुकेशन सिस्टम इज कि आप टैक्स कलेक्शन, टैक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी और इन चीज़ों के ऊपर बात ही नहीं कर रहे हैं. जितनी मैं मजहबी इसको उसमें नहीं पैराए में देख रहा, लेकिन मैं ये बात कर रहा हूँ कि जिस अंदाज में हमें ज़कात के बारे में हमें सेल किया गया, उस तरह से हमें टैक्स के बारे में सेल किया जाना चाहिए कि इट इज़ अ गुड थिंग, इट इज़ नॉट समथिंग दैट इज़ टू बी अफ्रेड ऑफ. जिस तरह से मैं एक मिसाल देता होता हूँ कि आपके मुल्क में लोग शराब पीते हैं, आपके मुल्क में लोग सूद खाते हैं, लेकिन आपके मुल्क में लोग सूअर का गोश्त नहीं खाते. क्यों नहीं खाते? क्या जो रिश्वत लेना है, क्या जो शराब पीना है, क्या जो सूद लेना है, वो अल्लाह ताला ने लिखा है कि ये जी कम हराम है और सूअर खाना ज़्यादा हराम है. लेकिन हमें बचपन से हमारा माइंडसेट यूं बना दिया जाता है कि हम सूअर खा ही नहीं सकते. खाना क्या, एक दफ़ा मैंने मैकडोनल्ड से बर्गर लिया था आज से कोई 20 साल पहले, उसके ऊपर जो रैपर था ना वो बाहर से आए हुए थे, पैकिंग्स आई हुई थी, उस पर हैमबर्गर लिखा हुआ था. तो मुझे लग पता गया था कि ये हुआ क्या है मेरे साथ. इसको मतलब वो जो अंदर गया हुआ था वो बाहर आ रहा था और जो हाथ में था वो दिल का आ रहा था कि उनके मुंह पे मारे जाके. लेकिन उन्होंने बताया, दे टोल्ड कि भाई ये तो सिर्फ रैपर्स हैं, आई एम सॉरी, वी आर सॉरी, लेकिन ये रैपर्स हैं, हम यहाँ पे तो ये अफोर्ड ही नहीं करते जिस रेट पे आपको दे रहे हैं चीज़ें. तो ये वाली ब्रेन वॉशिंग आपकी जो है ये होनी चाहिए टैक्स के लिए. और ये टैक्स सिस्टम और एजुकेशन सिस्टम दोनों की कमियां हैं कि टैक्स एजुकेशन जो है दैट इज़ एब्सोल्युटली मिसिंग. टैक्स वॉलंटरीली देना चाहिए. हम लोग जैसे खैरात का शीशा खोल कर किसी को 50, 10, 20, 50, 100 पकड़ा देते हैं या देगें बांट रहे होते हैं. वी शुड बी इक्वली कॉन्शियस अबाउट आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स द टैक्सेशन ऑफ द कंट्री. तो ये भी टैक्सेशन सिस्टम की कमी है. तो बी डिफरेंट. बात यह है कि आपका जवाब जो है ना वो एक नहीं होना चाहिए. मेरी इन बातों से आप सोचना सीखें. सिर्फ जवाब ना लर्न करें कि जी मैंने ये बात लिख देनी है. सोचने की डायरेक्शन आपको इंशाल्लाह ताला जब आ जाएगी तो यू विल बी एबल टू. जब आप पैदा हुए थे तो आपको बोलना भी नहीं आता था. आपने 1 साल अपने माँ बाप को बोलते, दाएं बाएं बहन भाइयों को बोलते हुए सुना, तो आपने बोलना शुरू कर दिया, वही ज़बान बोली जो उन्होंने बोली है. ठीक है. तो आपका जो सोशल सर्कल है वो ऐसा होना चाहिए कि जहाँ आप डिबेट करें, जहाँ आप बातें करें. ये क्लास तो एक छोटा सा फोरम है ना जी, 1 घंटे के लिए हम इकट्ठे हो सकते हैं, लेकिन आप अपनी सोच के अंदर ये तब्दीली लाएं, अपनी शख्सियत में ये पर्सनालिटी में चेंज लेकर आएँ कि
आप अपनी सोच देने वाले बने। सिर्फ जो आपको कान में डाल दी गई बात वो रट लेने वाले अच्छी बात है, वो भी एक तरीका है, लेकिन अपनी सोच को पैदा करने की कोशिश करें। वो एक साल के बच्चे की तरह सिर्फ मामा पापा और वो लैंग्वेज ना सीखें जो उसने माँ बाप को दाएं बाएं से देखी है। अपनी सोच अप्लाई करें उस बात के ऊपर।